हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फजान्स रूल। ये लास्ट टॉपिक है इस आयनिक बॉन्ड को लेकर के जितना आपको डिस्कस करना है। इससे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने समझा था। आज जो फर्दर हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे जा रहे हैं, आयनिक बॉन्ड को हम किस तरीके से डील करेंगे उसको हम समझेंगे फजान्स रूल के अंदर में। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक को समझने के लिए आप लोग वीडियो लेक्चर से बने रहें। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फजान्स रूल, ठीक है। और फजान्स रूल को समझाने से पहले मैं एक स्टेटमेंट आपको दे देता हूँ। वो ये है कि कोई भी बॉन्ड, चाहे वो आयनिक बॉन्ड है या प्योरली आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, या तो आपका आयनिक बॉन्ड है या फिर आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ना तो आयनिक बॉन्ड में प्योरली कभी आयनिक कैरेक्टर रहने वाला है और ना तो कोवेलेंट बॉन्ड में प्योरली कोवेलेंट कैरेक्टर रहने वाला है, ठीक है। तो नो बॉन्ड possess कंप्लीट कैरेक्टर। कोई भी बॉन्ड जो है आपका कभी भी कंप्लीट कैरेक्टर पोजेस नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने आयनिक बॉन्ड स्टार्ट किया है, तो आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो आयनिक बॉन्ड कैन शो कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक बॉन्ड के अंदर में कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो सकता है और इस कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग समझते हैं किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ फजान्स रूल। इस कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग समझेंगे किसके थ्रू, फजान्स रूल के बेसिस पर। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की, चाहे वो कलर शो करने की टेंडेंसी है, चाहे वो सॉल्युबिलिटी को शो करने की है, चाहे वो एसिड बेस नेचर है ऑक्साइड्स का, ये सब और सब हम लोग समझते हैं किसके बेसिस पर, फजान्स रूल के बेसिस पर। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, वो ये लिख लीजिएगा कि नो बॉन्ड इज प्योरली और 100% आयनिक इन नेचर, ठीक है। इवन जो आपके पास में H2 मॉलिक्यूल है, अगर हम लोग बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल की, और H2 कैसा मॉलिक्यूल है आपका, होमो एटॉमिक है। और थोड़ा बहुत जब ये 11th का टॉपिक है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतना तो 10th क्लास में आ जाता है कि जो H2 मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसके अंदर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर में 98% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, 90% आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और 2% जो है आपका आयनिक कैरेक्टर होगा। 98% आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और 2% क्या होगा आपके पास में, आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बीइंग एन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जहाँ पर आपके दोनों एटम सिमिलर है, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर भी आपके पास में क्या है, यहाँ पर भी आपके पास में H2 मॉलिक्यूल के अंदर 98% कोवेलेंट कैरेक्टर है और 2% आपका क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। तो बेसिकली होता क्या है कि 50% से ऊपर अगर कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, 50% ऊपर अगर कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो रहा है तो हम लोग बोल देते हैं कि वो कोवेलेंट कंपाउंड है, वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। और अगर हमारे पास में 50% से ऊपर या 50% से कम कोवेलेंट कैरेक्टर है या 50% से ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है तो हम लोग बोल देते हैं कि मेजरली वो कैसा कंपाउंड है, वो आपके पास में आयनिक कंपाउंड है। ये स्टेटमेंट्स हैं डिफरेंट हम इस तरीके से डील करते हैं। तो उतना तो हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें मेजरली फोकस करना है किसके अंदर में, फजान्स रूल के अंदर में। तो फजान्स रूल हमें मदद करेगा ये समझने के लिए, आप लोग इसको समझ लीजिए, फजान्स रूल हमें हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि किस तरीके से आयनिक बॉन्ड के अंदर में कोवेलेंट कैरेक्टर को देखा जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये हमें मदद करेगा। इट विल हेल्प अस इन टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कोवेलेंट कैरेक्टर इज जनरेटेड इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा सबसे पहले पोलराइजेशन के बारे में। किसके बारे में, पोलराइजेशन के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग पोलराइजेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा जो अभी तक हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के अंदर में डिस्कस किया है, तो आयनिक बॉन्ड के अंदर में दो चीज़ें होती है, दो स्पीशीज होती है। एक होता है आपके पास में कैटायन, एक होता है आपके पास में कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक होता है आपके पास में अनायन जो कि कैसा होता है, आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। एक होता है आपके पास में कैटायन और एक होता है अनायन। कैटायन और अनायन के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा।
अब होगा क्या, ये एनायन जैसे ही इस कैटायन के पास आएगा, ये एनायन जैसे इसके कैटायन के पास आएगा, इस एनायन के पास में एक जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अपना, एक इस एनायन के पास में एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसके पास में क्या प्रेजेंट है, एक सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, इस डायग्राम को आप लोग कॉपी पे बना लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब करके फर्दर चेंज करूंगा। एक सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और जैसे ही ये कैटायन, ये एनायन इस कैटायन के पास आएगा, यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर ये अप्रोच करेगा, तो इस पर इसके फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा, इस एनायन पर इसके फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा, या आपस में इन दोनों के फील्ड का आपस में क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। और उससे होगा क्या कि ये जो कैटायन है, इस कैटायन की वजह से इस एनायन का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि जो इस पर एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एनायन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था जो कि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका खत्म हो जाएगा। यानी कुछ इस तरीके की पिक्चर आपके सामने निकल के आएगी। जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा आपका, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो अब ये सिमेट्रिकली ना रह के क्या हो गया, डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। ये क्या जनरेट हो गया आपका, डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। और इसी डिस्टॉर्शन, इसी फिनोमेनन को, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन हुआ है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पॉजिटिव कैटायन, इसी डिस्टॉर्शन को बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन। ये जो फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन। तो फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि होता क्या है कि आपके पास में कैटायन और आयन इंटरेक्ट होते हैं, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इनिशियली एक सर्टेन डिस्टेंस पर एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन जैसे ही एनायन आपका कैटायन के इन्फ्लुएंस में आया तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर गया, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट कर गया, ठीक है। और इस डिस्टॉर्शन की वजह से, इस पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टॉर्शन की वजह से आपका जो है इसके अंदर में पोलराइजेशन जनरेट हो गया। पूरा फिनोमेनन क्या कहलाया जाएगा, आपका पोलराइजेशन कहलाया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पोलराइजेशन को डिफाइन करना चाहें तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टॉर्शन इन द सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड of an anion is known as polarization। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो पोलराइजेशन है ये दो मेजर बातों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये पोलराइजेशन जो है दो मेजर बातों पे डिपेंड करेगा। वो दो मेजर बातें कौन कौन सी है, एक तो होती है स्टूडेंट आपकी पोलराइजिंग पावर, या एक तरीके से आप लिख सकते हो पोलराइजिंग पावर, और दूसरी होती है पोलराइजिबिलिटी, दूसरी होती है आपकी पोलराइजिबिलिटी। एक होती है आपके पास में पोलराइजिंग पावर, और एक क्या होती है आपके पास में, पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिंग पावर का ऐसा फिनोमेनन है कि आपके पास में क्या हो रहा है, आपके पास में कैटायन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींच रहा है। जो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसकी हम लोग किससे डिस्कस करेंगे, जो कैटायन होता है उसकी प्रॉपर्टी है वो है क्या, पोलराइजिंग पावर। यानी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। और जो आपके पास में एनायन है, एनायन आपका इलेक्ट्रॉन, एनायन क्या हो रहा है, एनायन का इलेक्ट्रॉन का डिस्टॉर्शन हो रहा है, उसका जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का स्फीयर था वो आपका डिस्टॉर्ट कर रहा है। और इस डिस्टॉर्शन को हम समझते हैं किसके केस में, एनायन के केस में, विद द हेल्प ऑफ इट्स पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी मतलब क्या है, पोलराइजिबिलिटी मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज, एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज, पोलराइज होने की जो एबिलिटी है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। और किसके अंदर में होगी, वो होगी आपकी एनायन के अंदर में। तो एनायन के अंदर में हम लोग एनायन को डील करते हैं उसकी पोलराइजिबिलिटी से, और कैटायन को डील करेंगे उसकी पोलराइजिंग पावर से। तो पोलराइजिंग पावर बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कैटायन टू पोलराइज
टू पोलराइज एनायन। किसी भी एनायन को पोलराइज करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग किस में डील करते हैं, उसको हम डील करते हैं आपका पोलराइजिंग पावर के अंदर में। तो चलिए इसका मतलब ये है कि जो पोलराइजेशन फिनोमेनन है, ये पूरा का पूरा जो डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन है विद द हेल्प ऑफ कैटायन, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करने वाला है। वो किस पे डिपेंड करेगा, एक डिपेंड करेगा आपका पोलराइजिंग पावर पे और दूसरा आपका डिपेंड करेगा पोलराइजिबिलिटी पे। तो कहीं ना कहीं हमें स्टडी करना होगा पोलराइजेशन को समझने के लिए कैटायंस को और एनायन को, किन तरीके के कैटायंस और एनायंस पर ये पूरा का पूरा फिनोमेनन आपका डिपेंड करेगा। तो मेजरली अगर हम लोगों को कोई पूछे कि पोलराइजेशन किन पे डिपेंड करता है, या अगर हम लोग बोलें कि किस तरीके से आपका पोलराइजेशन डील होता है, तो पोलराइजेशन को डील करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ कैटायन। तो फैक्टर्स की बात करें अगर जिन पर आपका पोलराइजेशन डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा पोलराइजिबिलिटी पे और पोलराइजिंग पावर पे। और इसको हमें समझना पड़ेगा किसके बेसिस पे, हमको समझना पड़ेगा किसके बेसिस पे, एक तो आपका समझना पड़ेगा कैटायन के बेसिस पर और दूसरा जो है हमें समझना पड़ेगा एनायन के बेसिस पर, क्योंकि इन्हीं दोनों की वो प्रॉपर्टी होती है पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर कैरी आउट करते हैं, एक एक को समझेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट केसेस में ये आपका इफेक्ट करते हैं। तो चलिए इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कैटायन के बारे में। तो कैटायन के अंदर में मैंने आपको बताया क्या डिस्कस करना है, आपको पोलराइजिंग पावर, है ना। हमको क्या डिस्कस करना है कैटायन के अंदर में, उसकी पोलराइजिंग पावर। कैटायन की क्या डिस्कस करनी है हमें, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा ये है कि ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर फजान्स रूल के अकॉर्डिंग। तो फजान रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, अकॉर्डिंग टू FR लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, फजान्स रूल को मैं सीधा FR लिख रहा हूँ आपका, है ना। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल या FR, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर, PP लिख रहा हूँ मैं पोलराइजिंग पावर को, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, हायर विल बी द tendency of cation to polarize anion। उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी आपके किस में, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी एनायन के पोलराइज होने में। और जब ऐसा होगा तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ आयनिक बॉन्ड टू शो कोवेलेंट कैरेक्टर। ज़्यादा टेंडेंसी होगी किसकी, आयनिक बॉन्ड की क्या शो कर सके, वो कोवेलेंट कैरेक्टर को शो कर सके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि हमें किससे डील करना है, हमें मेजरली डील करना है पोलराइजिंग पावर से। तो पोलराइजिंग पावर बेटा दो बातों पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट, दो बातों पे डिपेंड करेगी पोलराइजिंग पावर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलराइजिंग पावर दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक होता है आपके पास में चार्ज ऑन कैटायन, एक होता है आपके पास में चार्ज ऑन कैटायन, और दूसरा जो होता है आपके पास में साइज ऑफ कैटायन। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, और ये दोनों ही किसको गवर्न करते हैं, ये दोनों ही आपका गवर्न करते हैं किसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ना, जेड इफेक्टिव को भी गवर्न करते हैं। ये दोनों ही किसको गवर्न करते हैं आपका, जेड इफेक्टिव को, क्योंकि कैटायन जितना ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ज़्यादा है, और उतना ही ज़्यादा क्या कॉज करेगा, वो पोलराइजेशन को कॉज करेगा। तो चलिए इन दोनों केसेस को लेकर के हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं किस तरीके से पोलराइजिंग पावर आपकी गवर्न होती है। तो चलिए, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन मैंने बताया कि आपके दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, और ये दो फैक्टर आपके क्या होते हैं, ये दोनों फैक्टर गवर्न होते हैं आपके किससे, पोटेंशियल से। और इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक पोटेंशियल। ये दोनों फैक्टर किससे गवर्न होते हैं आपके, आयनिक पोटेंशियल से। और जो आयनिक पोटेंशियल होता है आपका, दैट इज वो क्या होता है आपका, चार्ज अपॉन साइज रेशियो, या चार्ज डेंसिटी भी इसको बोल देते हैं हम लोग, चार्ज अपॉन साइज रेशियो। ठीक है, आयनिक पोटेंशियल जो है आपका गवर्न करेगा किसको, मैं बता रहा हूँ फिर से कि कैटायन के केस में हमको देखना है पोलराइजिंग पावर। कैटायन के केस में हमें देखना है पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर दो बातों पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है, एक तो साइज ऑफ कैटायन पे और दूसरा चार्ज ऑन कैटायन पे। और ये दोनों फैक्टर किसको गवर्न करते हैं आपका, आयनिक पोटेंशियल को। और आयनिक पोटेंशियल जो आपका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इफेक्ट करिए किसको, इफेक्ट PP, है ना। तो अगर हम लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि आयनिक पोटेंशियल के बेसिस पे हम लोग पोलराइजिंग पावर को समझ रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन मेजरली जो आपका जो पोलराइजिंग पावर है किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पर और साइज पर। और इसी से क्या निकाल रहे हैं हम लोग, आयनिक पोटेंशियल को डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैटायन के अगर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वही उसकी पोलराइजिंग पावर है। तो पोलराइजिंग पावर जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज ऑन कैटायन। किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज ऑन
कैटायन पे। किस पे डिपेंड करेगी? चार्ज ऑन कैटायन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी साइज ऑफ कैटायन पे। किस पे किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी? साइज ऑफ कैटायन पे। क्योंकि अगर कैटायन का साइज बढ़ा, कैटायन का साइज बढ़ा तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं खींच पाएगा ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। और अगर चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पे चार्ज बढ़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो कैटायन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ इन बातों को लेकर के कि जितना ज़्यादा आपके पास में क्या होगा, जितना ज़्यादा आपके पास में आयनिक पोटेंशियल होगा या आपके पास में जितना ज़्यादा चार्ज पोटेंशियल होगा, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी उसकी क्या करने की? पोलराइजिंग पावर करने की। तो इन दोनों चीज़ों पे आपका डिपेंड करेगा। तो अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? चलो सोच के बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? लिथियम आयन की, क्योंकि लिथियम आयन का साइज़ क्या है? छोटा है। छोटा छोटा साइज़ तो मोर पोलराइजिंग पावर। तो यहाँ जाने पर क्या और आपका साइज़ डिक्रीज कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है बेटा? क्योंकि इसका जो लिथियम आयन है, लिथियम का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज़ है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ है, स्मॉलेस्ट साइज़। तो साइज जितना साइज छोटा होगा किसी भी उसके अंदर में, उतना ज़्यादा क्या होगा? उसकी पोलराइजिंग पावर होगा। इसी तरीके से आप जो इसमें देखें, अगर इस केस में देखें हम लोग Be+2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2, अगर इस केस में देखें तो फिर से आप लोग बहुत सही जवाब सोच रहे हैं। हमें मुझे पता है आप लोग सोच रहे हैं कि बेरिलियम +2 का क्या होगा? सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, और बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा? बेरिलियम +2 का, देन मैग्नीशियम +2 का, सबसे कम कैल्शियम का, और सबसे ज़्यादा कम किसका होगा? स्ट्रोंशियम +2 का। ठीक है, तो एक ग्रुप 2 के आयन्स है, कैटायन्स है, जिसकी हम लोग पोलराइजिंग पावर को डिस्कस कर रहे हैं। अगेन आपको सिमिलर रीज़न देना है, वो क्या कि इनके केस में आप लोग, तो इनके केस में आपके पास में क्या है? बेरिलियम आयन के पास में, बेरिलियम आयन का साइज़ छोटा है, ठीक है, और स्ट्रोंशियम आयन का साइज क्या है? बड़ा है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की या मेन ग्रुप एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल की बात बता दूँ। कभी भी अगर आप लोग यूजुअली ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, वो साइज़ के बेसिस पे करेंगे। अगर कभी भी आप लोग ग्रुप के अंदर में प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो साइज़ के बेसिस पे करेंगे, और पीरियड में अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो किसके बेसिस पे करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग ग्रुप में देख रहे हैं तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, और छोटा साइज होगा तो क्या होगा? उसका आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और अगर आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस तरीके भी सोच सकते हैं और यहाँ से भी सोच सकते हैं, क्योंकि चार्ज तो क्या सब में सिमिलर है। लेकिन अगर मैं चार्ज को क्या कर दूं, अगर मैं चार्ज को क्या कर दूं? डिफरेंट कर दूं, है ना। चार्ज को क्या कर दूं मैं? अगर डिफरेंट कर दूं इस तरीके से सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एल्युमिनियम +3। ठीक है, अगर मैं इसके केस में देख लूँ कि इसके केस में आपके पास में सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है एल्युमिनियम +3 पर चार्ज क्या है सबसे ज़्यादा, तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर आपके पास में एल्युमिनियम +3 की होगी। तो ये तो सर्टेन केस हैं, ये ऐसा जनरल केसेस हैं, लेकिन कहीं पे चेंजेस आएंगे, और चेंजेस किस पे डिपेंड करेंगे? वो चेंजेस आपके डिपेंड करेंगे आपके किस तरीके के कैटायन के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, क्योंकि कैटायन चेंज होगा तो नेचर भी क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा पोलराइजिंग पावर का। तो चलिए उस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं पहले क्लासेस ऑफ कैटायन, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। तो ये थंब रूल है, यहाँ से थंब रूल क्या बोलता है आपका, मैं फिर से बता देता हूँ। आपके पास में एक एनायन था, एनायन का एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन था। कैटायन उसके पास आया, कैटायन ने क्या किया? उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टॉर्ट कर दिया, और जैसे उसने डिस्टॉर्ट कर दिया आपका, तो जो आयनिक बॉन्ड था उसके अंदर में कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा। और यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपके पास में पोलराइजिंग पावर और दूसरा आपकी पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिंग पावर हम लोग किसकी देखेंगे? हमेशा कैटायन की देखेंगे, और पोलराइजिबिलिटी किसकी देखेंगे? हम लोग एनायन की देखेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि पोलराइजिंग पावर के अंदर में हम लोग कैटायन को जब डिस्कस कर रहे हैं तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर दो बातों पर डिपेंड करेगी। पहली जो है आपके पास में वो डिपेंड करेगी साइज ऑफ कैटायन पे, और दूसरा आपका डिपेंड करेगी किस पे? चार्ज ऑन कैटायन पे। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन का उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, और जितना बड़ा साइज होगा कैटायन का उतनी कम उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। तो इन दोनों चीज़ों पर आपका डिपेंड करता है। और यहीं से मैंने आपको बताया आयनिक पोटेंशियल के बारे में। तो आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? आपका चार्ज अपॉन साइज का रेशियो। ठीक है, चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक पोटेंशियल। और जितना ज़्यादा आपके पास में आयनिक पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी बॉन्ड को पोलराइज करने की, या ये कह सकते हो एनायन को पोलराइज करने की, जिससे आपका कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा आयनिक बॉन्ड के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को दो बातें मैंने बताई है, उनको ध्यान में रखना आपको कि किस तरीके से पोलराइजिंग पावर आपकी गवर्न होती है। फर्दर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासेस ऑफ कैटायन को। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, क्लासेस ऑफ कैटायन। क्लासेस ऑफ कैटायन, ठीक है। तो अगर हम लोग क्लासेस ऑफ कैटायन की बात करें बच्चों, तो तीन क्लासेस होती है हमारे पास में कैटायन की। एक है क्लास ए, ठीक है, एक है आपके पास में क्लास बी,
और तीसरी आपके पास में क्लास सी। ठीक है, एक आपके पास में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो है आपके डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, डिफरेंट जो आपके कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड आपके डिफरेंट तरीके के क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके के आपके पास में कैटायंस होंगे। तो यहाँ पे जो आपके कैटायन होंगे क्लास ए के अंदर में, जिनके पास क्या होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिनके पास में क्या होने वाला है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, जिनके पास में आपके पास में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। जो आपके पास में क्लास बी के कैटायन है, क्लास बी के कैटायन के अंदर में आपके पास में स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। ठीक है, और थर्ड जो है आपके पास में मिसलेनियस टाइप है ना, मिसलेनियस टाइप, या इनको हम लोग हार्ड टाइप भी बोलते हैं, हार्ड कैटायन भी बोलते हैं। वैसे बेसिकली हार्ड सॉफ्ट टाइप के कैटायंस होते हैं, जिनको आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं हम लोग मिसलेनियस टाइप या हार्ड टाइप कैटायन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन की, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन जो होते हैं आपके पास में, वो होता है आपका NH2 NP6 टाइप के, जिनके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, जिनके पास कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP6। यानी जनरली अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे सोडियम आयन हो गया आपके पास में, है ना, मैग्नीशियम आयन हो गया, एल्युमिनियम +3 आयन हो गया, बेरिलियम +2 आयन हो गया, इस तरह के जो कैटायन होंगे, इस तरीके के जो कैटायन होते हैं आपके पास में, वो सारे के सारे क्या होंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं और एक क्लास ए के अंदर में आएंगे। ये किसके अंदर में आएंगे आपके पास में, क्लास ए के अंदर में आएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करें किसको, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज Zn+2, है ना। Zn+2 को समझिए। तो Zn+2 की अगर मैं बात करूं, तो Zn+2 के अंदर में अगर हम लोग देखें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3D10 4s2। क्या आपके पास में 3D10 4s2। अगर हम जिंक की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं, ठीक है, 3D10 4s2 और फिर क्या होगा आपका 4p का भी ऑर्बिटल होगा, इस तरीके से 4p0 है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ +2 में जब जा रहा है, तो +2 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D10 होगा, +2 में कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 3D10 होगा। अब अपनी लाइफ के उन मोमेंट्स पे जाइए जहाँ पे आपने सीखा था कि नोबल गैस क्या होता है। तो नोबल गैस आपको पता है क्या होता है, नोबल गैस वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा था आपने। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अभी आउटर मोस्ट शेल क्या आपके पास में 3D10 है, इसके बाद 4s 4p भी है, लेकिन अभी आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो क्या है 3D है। और 3D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सोच के बताइए। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब अवेलेबल है इसके पास में, वो कंप्लीटली फिल कर रहे हैं डी को। ठीक है, लेकिन ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपके पास में, NH2 NP6। तो अपीयरेंस तो ये दे रहा है कि इसके आउटर मोशन में कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्योंकि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इसने अचीव नहीं किया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कम स्पीशीज बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉपर की प्लस की बात करें, तो कॉपर प्लस में भी क्या होता है आपका 3D10 होता है। सिल्वर की बात करें तो क्या होता है, उसमें आपका 4D10 होता है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं आपके, PNGC मीन्स स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्पीशीज। उसी तरीके से आपके पास में कैल्शियम +2 हो सकता है। ठीक है, कैल्शियम +2 हो सकता है आपके पास में, ये भी आपका d ऑर्बिटल कैरिंग स्पीशीज होगी। तो इसमें आपके पास में क्या होगा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव्ड स्पीशीज है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए बेटा कि जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाली स्पीशीज़ होती हैं, उनका जो पोलराइजिंग पावर होता है, कि इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में जो आपके पास में ये सीरीज़ लिखा है मैंने, इन दोनों में क्लास ए और क्लास बी की बात करें तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो अचीव्ड रहती हैं, वो स्पीशीज़ आपका ज़्यादा, उनके पास उनकी जो पोलराइजिंग पावर है ज़्यादा होती है इन कंपेरेटिव टू किसके, उन स्पीशीज़ के जिनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि वो स्पीशीज जिनके पास में स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उनका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहने वाला है किनके कंपैरिजन में, जिनके पास में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके पीछे जाते हैं ऐसा होता क्यों है, इसको समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर हम लोग PNGC की बात करें तो PNGC को समझिए। तो PNGC में क्या आपके पास में यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, इस तरीके से, और आउटर मोस्ट शेल के आपके पास में यहाँ पे 3D10 है, 3D10 है। ठीक है, और देखिए अंदर की जो शेल होंगी आपके पास में sp जो जिस तरीके से फील्ड होगी इस तरीके से। नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपके लार्ज एटम्स है, ये आपके हैवी एटम्स है। और हैवी एटम्स की अगर हम लोग बात करें, जब इसके आउटर मोस्ट शेल में जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं इन स्पीशीज़ में, हैवी एटम्स के अंदर में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। दोनों चीज़ें क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है।
और जब दोनों चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं तो इसका क्या होता है, इसका आपके पास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो जेड इफेक्टिव है वो भी क्या करता है, आपका जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज करता है, इसका जेड इफेक्टिव भी क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, जब क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा ना, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आउटर मोस्ट शेल जो आपके पास में डी ऑर्बिटल है वो अंदर की तरफ आने लगेगी। ठीक है, वो अंदर की तरफ आने लगेगी। तो इस जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपके पास में पोलराइजिंग पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, पोलराइजिंग पावर आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो सिंपल सा आप लोग को याद रखना है, याद क्या रखना है आपके पास में कि जो हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है, एक थ्योरी आती है आपकी रिलेटिविस्टिक थ्योरी, वो ये सारी चीज़ें आपकी एक्सप्लेन कर देती है। तो जनरली क्या है आपके पास में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े, क्योंकि हैवी स्पीसीज है, हैवी स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। अब इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका डोमिनेट करने लग जाता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करने लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकेगा, अपनी तरफ खींच सकेगा। साथ ही साथ आपके पास में डी सो सिंपली आपको क्या याद रखना है, सिंपली आपको ये याद रखना है कि आपके पास में जिनके पास में स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उनके पास ज़्यादा टेंडेंसी होगी पोलराइज करने की, उनकी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले कौन से, क्लास सी वाले है ना, क्लास सी वाले जो हार्ड टाइप के टाइम, हार्ड नेचर लिख लो चाहे तो। और ये जो हार्ड नेचर के कैटायन होंगे इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका होता है NH2। ये क्या होता है आपके पास में, NH2 यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास में, NH2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं इनकी बात करूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, अगर हम बात करें ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 की, तो अगर हम इनमें देखें तो आपके पास में बेटा क्या होता है कि ग्रुप 14 के अंदर में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है ना, मोस्टली लेड की हम लोग डिस्कशन करेंगे और टिन की लेड करेंगे। ठीक है, और 15 की बात करें अगर हम लोग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इसकी बात करें अगर हम लोग। ठीक है, ग्रुप 16 के अंदर में देखिए तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रुप 14 की बात करें तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 NP4 है, NP2 है, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2 NP3 है। ठीक है, और इसकी बात करें तो क्या आपके पास में NH2 NP4 है। ठीक है, और ये चीज़ जो है आप लोग जानते होंगे कि नीचे जाने पर क्या होता है, नीचे जाने पर आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है आपकी, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी तो डिक्रीज करती है, लेकिन बट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। तो कहने का मतलब जो ऐसा है कि अगर हम लोग ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 के अंदर में नीचे जाने पर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन नीचे जाने पर +4 की स्टेबिलिटी घटेगी। ध्यान में रखिएगा, नीचे जाने पर आपका +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या और +4 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। कहने का मतलब ये है कि Sn+2 विल बी मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ Sn+4 एंड उसी तरीके से Pb+2 विल बी मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ Pb+4। सिंपल सी बात है। सिमिलर केस यहाँ पे भी आपके पास में, यहाँ पे +2 और +3 की बात कर सकते हैं हम लोग। तो +3 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और +5 की स्टेबिलिटी घटेगी। तो अगेन अगर हम लोग बात करें क्या, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इन दो को लेकर के, वो क्या है आपके पास में, वो ये है आपके पास में कि एंटीमनी +3 की एंटीमनी जो आपके पास में +3 मोर स्टेबल, सॉरी Bi+3 विल बी मोर स्टेबल देन दैट ऑफ Bi+3 विल बी मोर स्टेबल देन दैट ऑफ Sb+3। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो आप लोग कि Bi+3 इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ Bi+5। ठीक है, और ये बोल सकते हो आप लोग कि Sb+3 इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ Sb+5। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास में +5 जो स्टेट अचीव हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, जब एनएस के ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास में जो +5 अचीव हो रही है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला के हो रही है, और +3 जो अचीव हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, आपकी P3 की वजह से अचीव हो रही है। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे आपके पास में जो +4 अचीव हो रही है वो किसकी वजह से अचीव हो रही है, वो अचीव हो रही है आपके पास में +2 NS2 और NP2 दोनों मिला के हो रही है। ओके, और जो आपके पास में +2 अचीव हो रही है, +2 किसकी वजह से हो रही है आपके पास में, NP2 की वजह से हो रही है। सिमिलर +6 का केस होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे +6 का केस होगा कि नीचे जाने पर क्या होगा आपका, नीचे जाने पर आपकी +6 की स्टेबिलिटी घटेगी और नीचे जाने पर आपकी +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, +4 की स्टेबिलिटी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी, इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न समझ लीजिए, इन दोनों के बेसिस पे आपको पूरा रीज़न समझा देता हूँ। रीज़न समझ लीजिए, हो क्या रहा है बेटा कि आपके पास में नीचे जाने पर, ये आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ। तो ये देख लीजिएगा आप लोग कि +2 आपका ज़्यादा स्टेबल है +4 से, +2 ज़्यादा स्टेबल है +4 से, तो इसको समझते हैं हम लोग। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ध्यान से समझिएगा कि जो +2 अचीव हो रही है किसकी वजह से होती है, ओनली बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ NP2, है ना, मैं इसको समझा रहा हूँ। एंड +4 जो अचीव हो रही है किसकी वजह से हो रही है, ओनली बिकॉज ऑफ किसकी वजह से हो रही है, NS2 NP2। ये दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आपके इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में, तो आपके पास में +4 अचीव होगी। अब मैं ये बोल रहा हूँ आपके पास में कि हमें साफ साफ दिख रहा है इनके कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम लोग ये बता सकते हैं कि आपके पास में S के इलेक्ट्रॉन है वो टेक पार्ट नहीं करते बॉन्डिंग में +4 में जब जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि +2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके टेक पार्ट नहीं कर पा रहे हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ये है कि इनएबिलिटी ऑफ s ऑर्बिटल टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, इनएबिलिटी ऑफ s orbital electron to take part in bonding। s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन की इनएबिलिटी बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने के लिए इसको बोलते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नाउ मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं कर पाएंगे बॉन्डिंग के अंदर में, तो इनके पास क्या होता है, आपके पास में यहाँ पे आपके पास में न्यूक्लियस है इस तरीके से, या आपके पास अंदर की इलेक्ट्रॉन होगी, ये NS होगी और ये NP हो गया। ठीक है, तो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है नहीं आपके पास में, आपको विजिबल होगा, हाँ विजिबल है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे s में इलेक्ट्रॉन, मैं सही से बना देता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि नीचे जाने पर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है और +4 की घट रही है। उसी तरीके से +2 की क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का साइज बढ़ रहा है, तो आउटर मोस्ट के ऑर्बिटल टेक पार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये भी जान लीजिए कि +2 की क्यों बढ़ेगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ p ऑर्बिटल इज मोर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग के लिए ज़्यादा अवेलेबल है, तो बॉन्डिंग के लिए जब ज़्यादा अवेलेबल है तो P। लेकिन +4 के केस में आपके पास में s ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है बॉन्डिंग की, और उसके पीछे रीज़न क्या है आपके पास में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, देखना यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज़ को कि आपके पास में न्यूक्लियस है बेटा, और फिर आपके पास में एक ऑर्बिटल होगी, देन आपके पास में s है, और देन क्या आपके पास में P है। ठीक है, तो s में जैसे P से इलेक्ट्रॉन चले गए, P से क्या हो गया आपके पास में, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जो अंदर के ऑर्बिटल है, मैं और एक दो ऑर्बिटल बना दूं यहाँ पे। जो अंदर के ऑर्बिटल है, अंदर के ऑर्बिटल यूजुअली क्या होंगे, D एंड F होंगे, है ना, D एंड F ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, कौन से ऑर्बिटल होंगे आपके पास में, D और F ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि अगर हम लोग ज़ेनॉन की बात करें तो अगर हम लोग लेड की बात करें तो लेड का जो कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है, अगर हम लोग लेड की बात कर रहे हैं तो आपके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा लेड का, वो होगा 4f14 5d10। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 6s2 एंड 6p2। ठीक है, 6s2 एंड 6p2, यानी कहने का मतलब ये है कि जो अंदर की ऑर्बिटल है वो कौन सी है, वो आपके पास में D और F है। और D और F का क्या होता है, D और F का जो है बेटा एक साधारण सा रूल है कि इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, यानी न्यूक्लियस को इजीली शील्ड नहीं कर पाती हैं। और अगर इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है बच्चों, तो इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या, इनका जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसका मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, मोर जेड इफेक्टिव।
ठीक है। और साथ ही साथ s ऑर्बिटल की तरफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है s ऑर्बिटल की, क्योंकि s ऑर्बिटल का क्या होता है, s ऑर्बिटल पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो जब इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट अच्छा होगा तो s ऑर्बिटल और भी अंदर जाएगी, और जब वो अंदर चली जाएगी आपकी, तो इससे क्या होगा, इससे आपका उसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्ट। इसी की वजह से क्या जनरेट होता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास में जो लेड है, लेड का कन्फिग्रेशन 4f14 5d10 6s2 6p2 है। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो डी एंड एफ आपके इनर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर इनर मोस्ट ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास में डी और एफ है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इनका पोअर शील्डिंग इफेक्ट होता है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। अब जो है आपके पास में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस का बढ़ रहा है ड्यू टू पोअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ दिस, तो एस ऑर्बिटल आपकी और अंदर की तरफ जाएगी, और साथ ही साथ ये एस ऑर्बिटल के पास टेंडेंसी होती है कि न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा मूव करने की, ज़्यादा उसके नज़दीक जाने की, ज़्यादा क्लोजर जाने की। और वो प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, उसकी अच्छा क्या है, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट होने की वजह से वो न्यूक्लियस के और क्लोजर जा पाएगी, और जब वो बहुत अच्छे से क्लोजर जा पाएगी तो इस केस में क्या होता है कि एस ऑर्बिटल अब अवेलेबल नहीं है बॉन्डिंग के लिए, और उससे क्या जनरेट होता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपकी हर जगह काम आती है। और यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़, मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल नहीं लिखा दे रहा हूँ, मैं आपको उसके रीज़न तक लेके जा रहा हूँ कि क्यों इस तरीके से ये प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है। ठीक है, और यही रीज़न भी होता है आपका कि जितने भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें Pb+4 की, है ना, Pb+4 की बात करें और Bi+5 की बात करें या Sb+5 की बात करें, इनके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी इनके कंपाउंड्स होते हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रीज़न क्या है इसके पीछे, आप लोग ये सब मेन ग्रुप एलिमेंट में पढ़ेंगे, मैं यहीं पे इसको कवर अप कराता चलूँ कुछ बातें, ताकि आपके ध्यान में रहेंगे ना। जब आपके ध्यान बार बार इन चीज़ों को सुनोगे, बार बार रिपीट होंगी, तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ आती है। केमिस्ट्री बहुत और भी अच्छी कॉन्सेप्चुअली बन जाती है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो आपके पास में अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में जो Pb+4 है, Pi+5 है, Sb+5 है, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पास टेंडेंसी होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है, इनके पास टेंडेंसी होगी कि अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकें। जैसे Pb+4 किस में कन्वर्ट होगा आपका, Pb+4 आपका +2 में कन्वर्ट होगा, है ना, Pb+2 में कन्वर्ट होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास में। तो सिमिलर केस हम लोग बोरोन फैमिली के केस में भी देखते हैं, है ना, बोरोन में भी हम लोग इसी तरीके से देखते हैं। वहाँ पे आपके पास में +1 और +3 की बात चलती है। ओके, उसमें भी अगर आप लोग देखना चाहें तो बोरोन फैमिली का भी मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, अगर इनकी बात करें तो इनके केस में भी क्या होता है, इनके केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बच्चों, वो आपके पास में NH2 NP1 का है। तो अगर NH2 NP1 का है, यानी नीचे जाने पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी आपकी, +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी, और +3 की क्या करेगी, +3 की आपकी डिक्रीज करेगी। सिमिलर रीजन है, इसीलिए तो क्या होता है, जो TLI3 होता है आपके पास में, जो TLI3 होता है, ये Tl+3 या 3i- की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होता है आपका Tl+ और I3- इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आई थिंक जैम में या गेट में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो Tl+ और I3- की फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड है आपके, बहुत अच्छे क्या होते हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ओके, इनको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग, ये आपका था किसको, किनको लेकर के, तो ये जितने भी मैंने आपको एनायन बनाए, जिनका किस टाइप का कन्फिग्रेशन है, जिनका NH2 टाइप का कन्फिग्रेशन है, जिनका NH2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जितने भी मैंने आपको ये स्पीशीज़ बताई जिनका NH2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, यानी ये जो स्पीशीज है, थैलियम+1 में हो गया आपका, Pb+2 हो गया आपका, Bi+3 हो गया, पोलोनियम वैसे रेडियो एक्टिव हो जाता है आपका, इसके बाद के बिस्मिथ के बाद सारे रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, तो टेल्यूरियम तक के बेसिकली, है ना, पोलोनियम को हम काउंट नहीं करते हैं। तो जितने भी आपके NH2+2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करने वाली स्पीशीज़ होंगी, ये आपकी किस में आएंगी, हार्ड टाइप में आएंगी। ठीक है, किस में आएंगे आपके पास में, हार्ड टाइप में आएंगी। तो इनकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, या बॉन्ड को क्या करने की, पोलराइज करने की। तो अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, इसको ध्यान में रखिएगा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर ही आपको क्या करना है, इसके बेसिस पर ही आपको क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जो हार्ड टाइप के होंगे, देन आपकी किसकी होगी,
जिनका स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, और देन किसकी होगी, जिनका नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। हार्ड टाइप में आप लोग याद रखिएगा कि उनका कन्फिग्रेशन क्या रहने वाला है, NH2 टाइप का। यानी ग्रुप टू के भी जो आपके मेटल्स होते हैं जितने भी आपके पास में, वहाँ पर भी आप इस तरीके की स्पीशीज़ को देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपकी बनने की चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अभी जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कैटायंस को डिस्कस किया कि उनकी पोलराइजिंग पावर किस तरीके से आपकी इफेक्ट करती है, हर चीज़ों को किस तरीके से आपकी इफेक्ट करती है, नाउ जो हम फजांसुल को गवर्न करती है। नाउ जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं वो है पोलराइजिबिलिटी। वो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पोलराइजिबिलिटी। तो पोलराइजिबिलिटी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी टू गेट पोलराइज, प्रॉपर्टी टू गेट पोलराइज। और ये किसके अंदर में होती है, सिंपल सी बात है, पोलराइजिबिलिटी। अरे मुझे पोलराइज होना है, मुझे देना है, तो किसके पास है टेंडेंसी, ये देने की टेंडेंसी आपके पास में एनायन के पास में। सिंपल सी बात है भाई, एनायन तो बोलेगा भाई मुझसे ले लो इलेक्ट्रॉन पेयर, एनायन ही तो देगा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे, है ना। तो एनायन के पास में ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो पोलराइजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो एनायन के केस में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो देने की टेंडेंसी कब ज़्यादा होगी, कब देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो पोलराइजिबिलिटी जो है अगेन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो क्या है, अपने दिमाग को लगाइए और सोचिए, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे यही आप भी सोच रहे हैं। वो क्या है, वो ये है साइज ऑफ एन आयन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन। जितना ज़्यादा एन आयन का साइज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपके पास में, पोलराइजिबिलिटी होगी। और अगेन पोलराइजिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अगेन यहाँ पे आपके पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके चार्ज ऑफ एन आयन। जी बिल्कुल, हाँ सही सोचा आपने, चार्ज ऑफ एन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये भी सही सोच रहे हैं आप लोग कि चार्ज बढ़ेगा तो एन आयन का साइज बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो ईजिली इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ले रहे हैं फ्लोराइड, अरे मार्कर नहीं चल रहा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनके केसेस में सबसे ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी किसकी है, ऑब्वियसली सही बात, आयोडाइड का साइज बड़ा, तो बड़ा साइज तो पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, तो साइज को लेकर के ये चीज़ है। और अगर हम लोग बात करें O- और O2- की, O- और O-2 की, तो किसकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा, अगेन O2- की, क्योंकि इसका साइज बड़ा और इस पर क्या है, चार्ज भी ज़्यादा है। तो चार्ज ज़्यादा होगा तो पोलराइजिबिलिटी क्या होगी आपके पास में, ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, हमने डिस्कस किया पोलराइजेशन में, पोलराइजिबिलिटी के बारे में, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के बारे में। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं जहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग ने डिस्कस किया पोलराइजेशन को, फजांसुल को डिस्कस किया है। फजांसुल को मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया, पूरा आपको समझा देगी कौन कौन से क्लास के कैटायंस आएंगे। कैटायंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर छोटा सा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। मैं इस लेक्चर को भी बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि बच्चे पूरा देख नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 2 पार्ट में कर दूँ। नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, लास्ट क्लास होगी आयनिक कंपाउंड्स को लेकर के, और उसमें मैं डिस्कस करूँगा एप्लीकेशन ऑफ फजांसुल को। तब तक के लिए आप लोग पुराने लेक्चर्स देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, बुक्स को भी रीड कीजिए, साथ में अच्छी अच्छी किताबें हैं इसके ऊपर में आयनिक बॉन्ड्स के अंदर में। ठीक है, और अपने ये जो पूरे जितने भी लेक्चर सीरीज दिखाई है, इनको सीरीज वाइज देखिए, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप हो सके। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इन कॉन्सेप्ट्स को सीख सकें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।